हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल गुरुजी 4.0 में। तो मैं नरेंद्र सिंह आपके लिए लेके आया हूँ 10 दिसंबर का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स से। तो एक बार बताइए, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है बढ़िया चल रही होगी। चलते हैं, शुरुआत करते हैं 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स से। यह है आज का अपना पहला क्वेश्चन। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने फीडे सर्किट 2025 में जीत हासिल कर कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 में स्थान प्राप्त किया है और इस प्रकार इस आयोजन में भारत के एकमात्र पुरुष प्रतिनिधि बने हैं? तो कौन से खिलाड़ी हैं वो? आर प्रज्ञानंद। कौन से हैं? आर प्रज्ञानंद। क्या है कि इन्होंने शतरंज के जो फीडे सर्किट 2025 में है ना, उसमें जीत हासिल करके कैंडिडेट टूर्नामेंट 2025 में अपना स्थान हासिल किया है और ये भारत से एकमात्र पुरुष प्रतिनिधि बने हैं। चलो थोड़ी और जानकारी लेते हैं इनके बारे में। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने फाइडे नहीं, ये फीडे है, इसको सही करेंगे। फीडे। सर्किट 2025 में विजय प्राप्त कर कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 के लिए सफलतापूर्वक क्वालिफाई किया है। वे विश्व चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन चरण 2026 में भारत के एकमात्र पुरुष प्रतिनिधि होंगे। अर्थात क्या है कि इनके अलावा और भारत से कोई भी पुरुष प्रतिनिधि नहीं होगा। कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का आयोजन 28 मार्च से 16 अप्रैल 2026 तक साइप्रस में किया जाएगा। कब से कब तक? 28 मार्च से और 16 अप्रैल 2026 तक कहाँ? साइप्रस में किया जाएगा। प्रज्ञानंद ने वाइक ओन जी मास्टर्स, सुपरबेट चेस क्लासिक रोमानिया, चेस कप मास्टर्स तथा लंदन चेस क्लासिक ओपन जैसे प्रमुख खिताब अपने नाम किए हैं। तो इन्होंने ये महत्वपूर्ण पदक हैं जो अपने नाम किए हैं। उन्होंने स्टेपान अवाग्यान मेमोरियल में उपविजेता का स्थान प्राप्त किया तथा सिंकफील्ड कप 2025 में 12वां स्थान हासिल किया। फीडे वर्ल्ड कप में चौथे चरण तक पहुंचने के उनके प्रदर्शन से ने उन्हें महत्वपूर्ण सर्किट अंक प्रदान किया। कैंडिडेट्स 2026 के लिए 7 प्रतिभागी अब तक पुष्टि किए जा चुके हैं, जिनमें एनिस गिरी, फेबियानो करुआना, मथियास ब्लूबॉम, जावोखिर सिंदारोव, वेई आंद्रे एसेपेंको तथा प्रज्ञानंद शामिल हैं। अंतिम स्थान का चयन फ्राइडे रेटिंग के 6 माह के औसत अगस्त 2025 से जनवरी 2026 के आधार पर किया जाएगा। और महिला कैंडिडेट कौन कौन है? महिला कैंडिडेट 2026 के लिए भारत की दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी तथा आर वैशाली ने क्वालिफाई किया है। तो फीमेल कैंडिडेट कितने हैं? 3। और मेल कैंडिडेट कितने हैं? 1। ये है आज का दूसरा क्वेश्चन। 2025 आईआईएसएफ, आईआईएसएफ का क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल किस भारतीय निशानेबाज ने जीता है? तो किसने जीता है वो? सिमरनप्रीत कौर बरार ने। किसने? सिमरनप्रीत कौर बरार ने। चलो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। भारत ने 2025 का आईआईएसएफ
ISSF वर्ल्ड कप फाइनल दोहा में 6 पदकों के साथ पूरा किया, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, कितने पदक मिले हैं? 6 पदक मिले हैं। भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा और चीन के पीछे। मतलब पहला स्थान किसने हासिल किया है? पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान किसका है? अपने देश भारत का। चीन ने 4 स्वर्ण पदक और कुल 9 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो चीन के कितने हैं? 4 तो स्वर्ण पदक हैं और टोटल 9 पदक हैं। तो टोटल कितने हैं? 9। और गोल्ड कितने हैं? 4। भारत के 6 पदकों में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य। कितने हैं? 2 स्वर्ण, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। टोटल 6 मेडल हासिल किए। सिमरनप्रीत कौर बरार ने महिला 25 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। कितने मीटर में? 25 मीटर जो पिस्टल इवेंट है उसमें इन्होंने पदक जीता है। सुरुचि फोगाट ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने कितने में जीता है? इसने सुरुचि फोगाट ने 10 मीटर में। सैनियन ने रजत पदक जीता, जो भारत के पहले डबल पोडियम की उपलब्धि थी किसी व्यक्तिगत इवेंट में वर्ल्ड कप फाइनल में। सैनियम ने रजत पदक जो जीता है वो भारत के पहले डबल पोडियम्स की उपलब्धि थी और किसी भी व्यक्तिगत इवेंट में वर्ल्ड कप का फाइनल में था। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुष 50 मीटर राइफल तीसरी पोजीशन इवेंट में रजत पदक जीता है। ठीक है। अनीस भंवाला ने पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में रजत पदक हासिल किया है। और सम्राट राणा ने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत का एकमात्र कांस्य पदक हासिल किया है। तो इस प्रकार ये पूरे भारत के पदक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा भारतीय राज्य ने पीएम कुसुम योजना के तहत केवल 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सोलर कृषि पंप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो कौन सा स्टेट बना है वो है महाराष्ट्र, जिसने एक महीने में 30 दिन में 45,911 ऑफ ग्रिड सोलर कृषि पंप लगाए हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। चलो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। महाराष्ट्र ने 30 दिनों में 45,911 कितने? 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित किए, जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। और स्थापना है पीएम कुसुम घटक बी और मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना के तहत की गई। जो ये पीएम कुसुम घटक योजना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है और ये मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना है ये स्टेट लेवल की है। इसके तहत ये स्थापित किए हैं। महाराष्ट्र भारत का सबसे तेजी से सौर कृषि पंप स्थापित करने वाला राज्य है और चीन के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरी स्थिति में है। अर्थात क्या है इसका मतलब कि महाराष्ट्र में जो सोलर पंप स्थापित हो रहे हैं वो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे हैं और भारत में पहले नंबर पे हैं। तो पहले नंबर पे कौन है? चीन है। अगर स्टेट की तरह देखें तो कौन है? महाराष्ट्र, जो पूरे विश्व में भी दूसरे नंबर पर है। राज्य में अब तक 7.47 लाख से अधिक सौर पंप स्थापित किए जा चुके हैं और लक्ष्य क्या है कि 10.45 लाख तक पहुंचना है। सौर पंप की क्षमता भूमि के आकार के अनुसार निर्धारित होती है, जो 3 HP से लेकर 7 HP के बीच की होती है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी होती है? भूमि के आकार से निर्धारित होती है, जो 3 HP से लेकर 7 HP तक हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय ने 2025 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया? तो किस यूनिवर्सिटी ने किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसमें देखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 42 तो गोल्ड, 14 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज, ऐसे करके टोटल 67 पदक जीते हैं। ठीक है, और इसके बारे में और जानकारी लेते हैं अब।
चंडीगढ़ विश्वविद्यालय धारवान पंजाब ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 67 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें 42 तो गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं और 11 ब्रॉन्ज हैं। इनके साथ मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित हुआ। कहाँ कहाँ? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। अगर आपको सम्मिलित रूप से पूछ लिया जाए कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन है वो कब कब हुआ? 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक। और कहाँ आयोजित हुआ? राजस्थान में। और राजस्थान की दृष्टि से अगर देखें अपन करंट अफेयर्स, तो कौन कौन से शहरों में हुआ? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में और भरतपुर में। ठीक है। अगला क्या है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब ने 78 मेडल हासिल किए हैं। उसमें कितने हैं? 32 गोल्ड, 24 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब आप ये देखोगे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तो कितने हासिल किए? 67। और लवली यूनिवर्सिटी ने कितने किए हैं? 78। लेकिन पहले पे कौन सी है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसका कारण क्या है? जो मेडल टैली में जो स्थान देखा जाता है वो गोल्ड मेडल के हिसाब से देखा जाता है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कितने हैं? 42। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कितने हैं? 32। इस हिसाब से अगर देखें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वो मेडल टैली में टॉपर है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब ने 72 मेडल हासिल किए हैं, जो 32 गोल्ड, 22 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। तो देखिए, अगर अपन देखें तो टॉप पे हर जगह, फर्स्ट पे भी पंजाब की यूनिवर्सिटी है, सेकंड पे भी पंजाब की है और थर्ड पे भी पंजाब की यूनिवर्सिटी है। अर्थात खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हुए थे उसमें जो फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी आई हैं, तीनों पे कौन है? पंजाब की यूनिवर्सिटी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 23 मेडल स्पोर्ट्स शामिल थे, जैसे तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, तैराकी, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और योगासन। इसमें जो 23 मेडल स्पोर्ट्स शामिल थे ना, उनका नाम ये है। खो खो को प्रदर्शनात्मक खेल के रूप में शामिल किया गया और बीच वॉलीबॉल, कनोइंग और काइकिंग और साइकिलिंग को नए रूप से जोड़ा गया। जो अब नए जोड़े गए हैं वो। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत विश्वविद्यालय स्तर के खेलों को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के माध्यम से समर्थन देने के लिए की गई थी। ठीक है। ओलंपियन श्री हरि नटराज जैन यूनिवर्सिटी तैराकी में सबसे सफल खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 9 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते। हाई जंपर पूजा सिंह ने अपनी पहली बार की भागीदारी में 1.77 मीटर की नई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम रिकॉर्ड बनाई है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनौतियां मुझे पसंद हैं का गुजराती संस्करण हाल ही में दिसंबर 2025 में जारी हुई थी। यह पुस्तक किस भारतीय राजनीति नेता के जीवन पर आधारित है? तो किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित है। तो कौन थी? आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित है। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं अपन। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 2025 में चुनौतियां मुझे पसंद है कि गुजराती संस्करण का विमोचन किया है। ठीक है। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन और सार्वजनिक सेवा करियर पर आधारित है। तो आनंदीबेन जो पटेल हैं वो कहाँ की राज्यपाल हैं? फिलहाल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में किया गया। आनंदीबेन पटेल एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी और गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री, संसद सदस्य और 3 राज्यों की राज्यपाल बनी। पुस्तक में आनंदीबेन पटेल के दृढ़ संकल्प और समर्पण को दर्शाने वाले प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं। 85 वर्ष की आयु में वह उत्तर प्रदेश में सक्रिय रूप से सेवा दे रही हैं और पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। तो उनकी उम्र कितनी होगी? 85 वर्ष की इनकी उम्र हो चुकी है और अभी भी ये सक्रिय रूप से यूपी में सेवाएं
दे रही है। कहाँ पे? यूपी में ये राज्यपाल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 2025 के गुवाहाटी मास्टर्स में 7 दिसंबर को पुरुष एकल मेंस सिंगल में का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है वो? संस्कर सरस्वत ने। किसने जीता है? संस्कर सरस्वत ने। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। जोधपुर के संस्कर सरस्वत ने 7 दिसंबर 2025 को 2025 गुवाहाटी मास्टर्स में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। यह जीत संस्कार सरस्वत का पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 100 खिताब थी। पुरुष सिंगल्स फाइनल में संस्कार ने मिथुन मंजुनाथ को 21-11, 17-21, 21-13 से हराया। भारतीय जोड़ी पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और के साई प्रवीत ने पुरुष डबल्स फाइनल में मलेशिया की जोड़ी आरोन ताई और कांग खाई जिंग से हार का सामना किया। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप रजत पदक के विजेता तन्वी शर्मा महिलाओं की सिंगल्स इवेंट में उपविजेता रही। अगर महिलाओं का अगर आप पूछोगे तो जो तन्वी शर्मा है उन्होंने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक जीत करके और महिलाओं के सिंगल्स इवेंट में उपविजेता वो रही है। महिलाओं की सिंगल्स खिताब तुंग सू तुंग चाइनीज ताइपे ने जीता है। तो महिलाओं में किसने जीता है? तुंग सू तुंग है जो चाइनीज ताइपे हैं उन्होंने जीता है। पुरुष डबल्स का खिताब कांग खाई जिंग और आरोन ताई जो मलेशिया से हैं उन्होंने जीता है। और 2025 गुवाहाटी मास्टर 2 का जो आयोजन वो 2 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच आयोजित हुआ और यह BWF वर्ल्ड टूर सुपर 100 का इवेंट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खनन में साइबर सुरक्षा और डिजिटल परिवर्तन को मजबूत करने के लिए NMDC ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं वो? IIT कानपुर के साथ। NMDC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक ने IIT कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह MOU 6 दिसंबर 2025 को हस्ताक्षरित किया गया। कब किया गया? 6 दिसंबर 2025 को। इस साझेदारी का उद्देश्य NMDC के संचालन में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना है। खनन संचालन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एकीकरण मुख्य ध्यान केंद्रित करना है। इस MOU में संयुक्त अनुसंधान, नवाचार और पायलट परियोजनाएं शामिल भी हैं। इस पहल का लक्ष्य संचालनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाना, उपकरण विफलताओं की भविष्यवाणी करना और संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करना है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव 2025 और मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान का शुभारंभ भारत के किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया है ये नागालैंड राज्य में किया गया है। चलो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव 2025 और मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान का शुभारंभ नागालैंड के कोहिमा स्थित नागा सोलिडेरिटी पार्क में किया गया। कहाँ किया गया? जो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, उसमें एक नागा सोलिडेरिटी पार्क में किया गया। इस मिशन का उद्देश्य पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन, क्षतिग्रस्त भूमि का पुनर्स्थापन और जल संचयन प्रणालियों को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी और मनरेगा जैसी योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से सतत आजीविका को बढ़ावा देना है। ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने इस पहल का शुभारंभ किया है। ठीक है, और कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने जोर देकर कहा कि जल सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जून 2025 में किस डिजिटल भुगतान को प्रणाली को लेन देन मात्रा के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी रिटेल फास्ट पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो कौन सी है वो? UPI। अगर इसको अपन देखें
तो लगभग से जो दोस्त हैं वो तुक्का भी मार के अगर आएंगे तो वो भी इसको सही कर देंगे, क्योंकि ये नाम तो आपको सुनने में बहुत कम मिले होंगे। किस में चलता है पेमेंट आजकल? यूपीआई में। कहीं भी जाओ मार्केट में, जाते ही ऑनलाइन पेमेंट करने के बोलते हैं तो वो यूपीआई से ही पेमेंट हो जाता है। ठीक है। और यूपीआई कब आया था? 2016 में आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आईएमएफ ने जून 2025 में यूपीआई को लेन देन मात्रा के आधार पर विश्व कप का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम मान्यता दी है। एशियाई वर्ल्ड वाइड 2024 की रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई का वैश्विक रियल टाइम भुगतान लेन देन में लगभग 49% हिस्सा रहा है, अर्थात आधा हिस्सा रहा है, लगभग 50% अगर माने तो। सरकार आरबीआई और एनपीसीआई छोटे व्यापारियों को यूपीआई समेत डिजिटल भुगतान अपनाने में समर्थन देती है। प्रोत्साहन योजनाएं व्यापारियों के लिए कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देती है। यूपीआई और रुपे को व्यवसायों, सार्वजनिक सेवाओं और परिवहन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पूरे देश में फैलाया जा रहा है। यूपीआई भारत में एनपीसीआई द्वारा 2016 में विकसित तत्काल भुगतान प्रणाली और प्रोटोकॉल रहा है। ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आर्मी सर्विस क्रोप्स ने 8 दिसंबर 2025 को बेंगलुरु में अपना कौन सा क्रॉप्स डे मनाया है? तो 265वां। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। आर्मी सर्विस क्रोप्स एएससी भारतीय सेना की सबसे पुरानी रसद शाखा है, जिसकी स्थापना 1760 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1760 में। एएससी ने 8 दिसंबर 2025 को बेंगलुरु में एएससी सेंटर और कॉलेज में अपना 265वां क्रॉप्स डे मनाया है। क्रॉप्स ने ऐतिहासिक रूप से भारतीय सेनाओं से जुड़े प्रत्येक मुख्य अभियान में समर्थन प्रदान किया है। और क्रॉप्स का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? सेवा अस्माकम धर्म। 1878 में बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के अलग अलग कमिश्नरेटों को एक एकीकृत इकाई में विलयित किया गया और 1901 में इसे सप्लाई और ट्रांसपोर्ट क्रॉप्स के नाम से पुनः नामित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रॉप्स ब्रिटिश भारतीय सेना का स्थायी घटक बन गया और 1923 में इसे इंडियन आर्मी सर्विस क्रॉप्स का नाम भी दिया गया था। 1935 में क्रॉप्स का रॉयल उपसर्ग प्रदान किया गया और इसे रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस क्रॉप्स भी कहा गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में इंडियन कैटरिंग क्रॉप्स और इंडियन आर्मी क्रॉप्स और क्लर्क्स को एएससी में विलय किया गया। 26 जनवरी 1950 को क्रॉप्स के रॉयल उपसर्ग को छोड़ दिया गया और आर्मी सर्विस क्रॉप्स के नाम से जाना जाने लगा। 8 दिसंबर 1950 को एएससी को अपने बैज पर राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करने और दाहिने कंधे पर लाल लैंड पहनने की अनुमति भी दी गई। पहला एएससी क्रॉप्स डे 8 दिसंबर 1952 को मनाया गया और तब से यह वार्षिक रूप से मनाया जाता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुजी फॉर एग्जाम के नाम से, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो इस पे आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री प्रोवाइड डेली कराई जाती है। उसके अलावा भी काफ़ी स्टडी मटेरियल है जो आपको फ्री प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो उसको एक बार ज्वाइन करके ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।